हाय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप मौज में होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम हाजिर हैं एक बार फिर आपके सामने और आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको 11th क्लास का मैथमेटिक्स। सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे सेट। हमारा पहला चैप्टर है सेट और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ पूरे मैथमेटिक्स में होने वाला है। आगे का जो मैथमेटिक्स है वो इसी के बेसिस पे चलने वाला है। इनफैक्ट चैप्टर के स्टार्टिंग के अगर पेज की हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बुक में, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? लिखा हुआ है सेट टुडे दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जिसका मीनिंग ये है कि सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आजकल लगभग हर ब्रांच में इस्तेमाल हो रहा है, या दूसरी भाषा में कहें कि सेट का मैथ की हर ब्रांच के अंदर, हर शाखा के अंदर मैथ का इस्तेमाल, इस सेट का यूज हो रहा है। तो आज यही सेट हम पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं ये सेट हमें क्या सिखाता है। तो एक बार आपको बता देते हैं कि हम क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं और उसका पहला चैप्टर सेट पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको बताते हैं कि सेट होता क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेट है क्या। कब आप कहोगे कि सेट है या नहीं है? एक डेफिनेशन मैंने लिखी है जो सेट की डेफिनेशन है और बताती है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो ऑब्जेक्ट्स का अच्छी तरह से परिभाषित हुआ, वेल डिफाइंड का मतलब है अच्छी तरह से परिभाषित हुआ कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। जैसे ही आपने डेफिनेशन देखी आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे चल क्या रहा है, आपको नहीं पता भी क्या चल रहा है, तो ये डेफिनेशन आपके ब्रेन के अंदर डालने के लिए हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में सेट होता क्या है। और मेरी बात आप याद रखना, सेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने यहां अच्छे से समझ लिया, +1 की बुक में सबसे पहला चैप्टर सेट है, और अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसी के बेसिस पे आप +1 का दूसरा चैप्टर पढ़ोगे जो आपका है रिलेशंस एंड फंक्शंस। फिर आगे आप इसी के बेसिस पे पढ़ोगे एक तीसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फिर इसी के बेसिस पे आप +1 के अंदर ही पढ़ोगे कंटिन्यूटी, लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी, और +2 में जाकर फिर पहला चैप्टर आप पढ़ोगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, फिर दूसरा चैप्टर आप पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो सीधी सी बात आपको बता दें कि आप इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक है इन सारे चैप्टर्स का जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर आपने सेट अच्छे से पढ़ लिया तो आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस अच्छे से समझ में आएगा, और रिलेशंस एंड फंक्शंस पूरा मैथ का आप बेसिस समझ कर चले। पूरे मैथ के अंदर फंक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो आपको सेट से समझ में आने वाला है। तो बिना टाइम स्पेंड किए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि सेट हमें क्या सिखा कर जाता है, एक्चुअल में सेट होता क्या है। तो पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब आपको ये तो पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आपको कहां से पता लगाना है नेचुरल नंबर्स के बारे में। मैंने क्लास 9th की वीडियो डाली है, और क्लास 9th की वीडियो जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताया है, आप यहां जाएं, ये वीडियो देखें और आपको सारे नेचुरल ही नहीं, आप होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, और उसके बाद एक और एक्सरसाइज है 1.2, आप वो भी देख लें और वहां से आपको पता लगेगा इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें। इस वीडियो को देखने से पहले, सेट को समझने से पहले बेहतर है कि आप एक बार नंबर्स को देख लें। अगर नंबर्स आते हैं तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है, तो आप बढ़ें आगे की तरफ। तो इन्होंने कहा है कि आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपको
आपको बताते हैं कि ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। हालांकि मैंने इनके बारे में यहाँ डिटेल में बताया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। जो हमारी काउंटिंग्स होती हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है और हमारे नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी चलते रहेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि नंबर्स का कभी एंड नहीं होता और हम एक आखिर में एक सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल को इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये ऐसे बनाना है आपको और इस सिंबल को इन्फिनिटिव कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर्स आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, इनका कभी एंड नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होंगे। बस सीधी सी बात ये है। अच्छा जी, अब इन नेचुरल नंबर्स में से आपको क्या करना है? ऑड नेचुरल नंबर को निकाल लेना है। क्या करना है आपको? ऑड नेचुरल नंबर को निकाल लेना है। तो मैं बस ऑड नंबर ही छोड़ रहा हूं, बाकी को यहां से डिलीट कर रहा हूं। 1 हमारे पास ओड है, मैंने इसको छोड़ा है। 3 ओड है, इसको छोड़ा है। 4 को मैंने हटा दिया है। उसके बाद मैंने यहां से 6 को भी हटा दिया है। तो ये हमारे जो नंबर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ये आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके ऑड नेचुरल नंबर हैं। ऑड नंबर वो कहलाते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। और एक दूसरा नंबर भी होता है इवन नंबर्स, जिसको मैंने शायद एक एग्जांपल में यस यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ आपके पास है ऑड और यहाँ पे है इवन। तो बता देते हैं आपको, क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे। तो ओड नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। आप यहां से गौर करके देख सकते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स आपके 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। इन्होंने कहा है ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि इन नंबर्स की बात की है इन्होंने। ऑड नेचुरल नंबर लेने हमें, यहां तक हमें पता लग गया कि हमें करना क्या। तो इन्होंने कहा ऑड नेचुरल नंबर लेने। यस, हमने ऑड नेचुरल नंबर लिए। अब कह रहे हैं लेस देन 10। क्या कहा है कि 10 से छोटे लेने, आपको बड़े नहीं लेने। तो वही यहाँ पे मैंने लिखे हैं। 1 10 से छोटा है, 3 5 7 9। तो ये 5 ऐसे नंबर हैं जो ऑड नेचुरल नंबर हैं और आपके 10 से छोटे नंबर हैं। ये इन्होंने कहा है पहली स्टेटमेंट में। क्या कहा है कि आपको ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं और नंबर आपको 10 से छोटे लेने हैं। तो 10 से छोटे आपके ऑड नेचुरल नंबर हमारे सामने आपको रख दिए। अच्छा जी, पहली बात आपने देखी। अब एक बात यहां से आपको समझनी है। क्या? वो बात ये कि अगर मैंने आपसे पूछा कि ऑड नेचुरल नंबर आपको लेने हैं और 10 से छोटे लेने हैं, तो आपका आंसर ये होगा। आपने अपने फ्रेंड से पूछा तो आपके फ्रेंड का आंसर भी ये होगा। मैं आपको बताऊं तो मेरा आंसर भी ये है। इनफैक्ट दुनिया के आप किसी इंसान से भी अगर पूछोगे जिसको पता है ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो उसका आंसर ये होगा। अभी देखिए, हम आपको सेट की डेफिनेशन पर लेकर जाएंगे धीरे धीरे से। कॉन्सेप्ट क्लियर कराकर हम सीधे से आपको बताएंगे कि यस, ये होता है सेट। तो यहां एक सीधी सी बात आपने नोट करी। वो बात ये है कि दुनिया का कोई भी इंसान इस क्वेश्चन का आंसर देगा तो उसका जवाब यही होगा। तो ये यहां पे अब हम एक बात बताते हैं आपको। ये है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 1 3 5 7 9 इन्हें ऑब्जेक्ट कहा जाता है। या एक दूसरा नंबर क्या लेते हैं, इसको मेंबर भी कहा जाता है या इसे एलिमेंट भी कहा जाता है। हालांकि इन तीनों वर्ड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट के बारे में, मैं आपको बताऊंगा एलिमेंट के बारे में, मैं आपको बताऊंगा मेंबर के बारे में। अभी फिलहाल के लिए आप इतना देखें, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की ये 1 3 5 7 9 इन्हें हमने ऑब्जेक्ट कहा है। और इसको कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों कहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके पास एक नहीं है, एक से ज्यादा है, इसलिए कलेक्शन कहा है। कलेक्शन का मतलब होता है समूह, एक से ज्यादा। तो यहां तक ये बात मेरे विचार से आपको समझ में आ चुकी है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका कलेक्शन क्यों कहा है। क्योंकि ऑब्जेक्ट एक नहीं है,
है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूसरे पहली स्टेटमेंट जो है उससे हमने काफी कुछ सीखा। दूसरी स्टेटमेंट पर जाते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कहती है रिवर्स ऑफ इंडिया। अगर इस क्वेश्चन की बात भी करें हम, तो इन्होंने कहा है भारत की नदियों को बताना है आपको। अगर भारत की नदियों की हम बात करेंगे, चाहे वो गंगा है, चाहे वो आपकी नदी सरस्वती है, चाहे कोई और नदी है, तो इन नदियों की अगर हम बात करेंगे तो इन नदियों का जो हमारे पास कलेक्शन होगा, तो हमारे पास यहां पर नदियां होंगी। जैसे मैंने लिखा गंगा एक नदी है हमारे पास, और क्या कहते हैं, और दूसरी नदी लिखते हैं हम यमुना, लिखा हमने यमुना हमारे पास नदी है। और भी बहुत सारी नदियां हैं, ईटीसी हमने लिख दिया है यहाँ पे। ऐसी नदियां जो बहुत सारी हैं और वो भारत के अंदर हैं। तो इनका क्वेश्चन है रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां। आप मुझसे पूछोगे कि भारत की नदियां क्या हैं, तो मेरा एक जवाब होगा एक पेज पर, या एक क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरे पास लिस्ट है और ये लिस्ट भारत की नदियों की है। वो लिस्ट आप ये समझकर चले जो मैंने सर्कल के अंदर डाला है कि इसके अंदर जितनी भारत के अंदर नदियां हैं वो सारी इस सर्कल में है, क्योंकि मैंने ईटीसी लगा दिया है। अब जब मैंने बताया कि ये नदियां भारत की हैं, आपसे पूछा कि ये नदियां भारत की हैं, तो आपका जवाब भी ये होगा। इस दुनिया के किसी इंसान से भी आप पूछोगे तो हर इंसान का ये जवाब होगा कि जो सर्कल के अंदर नदियां डाली हुई हैं, बस ये मत समझना कि गंगा और यमुना सिर्फ ये दो नदियां हैं भारत के अंदर। आपको कॉन्सेप्ट से समझना है। मैंने सिर्फ यहाँ पे गंगा और यमुना लिखा और पीछे ईटीसी लगाया है। इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हमने भारत की सारी नदियों को डाल रखा है। अब जब आप मुझसे पूछोगे कि भारत की नदियां बतानी है, तो मैंने आपको बता दी। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी सारी नदियों को इकट्ठा करके बता देंगे। हम दुनिया के किसी इंसान से भी पूछेंगे कि भारत की नदियां कौन कौन सी हैं, तो हर इंसान का जवाब वो होगा जो मेरा है, जो आपका है। वो जवाब ये होगा, इन सारी नदियों को वो बताएगा। तो हम यहां से एक बात सीख रहे हैं। क्या बात सीख रहे हैं? यहां पे हमने देखा कि ये हमारे पास नंबर है, 1 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, 7 एक नंबर है, 9 एक नंबर है, और इन्हें हमने ऑब्जेक्ट कहा है। यहां हमारे पास गंगा यमुना, ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ गंगा है, यमुना है, और भी बहुत सारी नदियां हैं, तो ये सारे क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, और एक से ज्यादा हैं, इसीलिए इन्हें कहा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या कहा है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और दुनिया के किसी इंसान से भी इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर पूछोगे तो हर इंसान का आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, आपके जैसा होगा, मेरे जैसा होगा। इनफैक्ट हर इंसान का जवाब एक जैसा होगा। अगर जवाब एक जैसा है, आंसर अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, आप सीख चुके हैं कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और अगर ये हर इंसान का कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एक जैसा है, सबका एक जैसा है, अलग नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मैंने बता दिया था। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ चुके हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हर इंसान का जवाब एक जैसा है, तो अब हम इसको कह रहे हैं कि ये अच्छी तरह से परिभाषित हुआ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। वेल डिफाइंड का मतलब है अच्छी तरह से परिभाषित हुआ, या वेल डिफाइंड ये भी समझे कि हर किसी का जवाब एक ही होगा, अलग नहीं होगा। तीसरे स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया के हर इंसान को पता है क्या? इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वोवेल्स होते हैं वो आपके ये होते हैं, A E I O U। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात चल रही होगी
कि सर मेरे पिताजी तो अनपढ़ हैं, उसे नहीं पता कि आप कह रहे हो कि दुनिया के हर इंसान को पता है कि इंग्लिश के अंदर वोवेल ये है, और मेरे पापा तो अनपढ़ हैं या मेरी मम्मी अनपढ़ है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि इंग्लिश के अंदर वो वोवेल्स ये हैं। देखिए जी, हमारा टारगेट जो है वो आपको सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया के हर इंसान की बात है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे दुनिया के अंदर अगर पूछा जाए जिनको पता है उनसे कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवेल्स क्या हैं, तो क्या उनका जवाब ये नहीं होगा? तो इसका मतलब ये है, आप इसको उल्टा लेकर ना चले। तो अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें और उसमें वोवेल की बात करें तो सबका आंसर ये है। मेरा आंसर तो ये है, आपका भी ये होगा, और जो इंसान इंग्लिश के अल्फाबेट को जानता है उसका आंसर भी ये होगा, क्योंकि A E I O U ये इंग्लिश के अंदर 5 वोवेल्स हैं। हालांकि इन्हें वोवेल्स क्यों कहते हैं ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं 1 मिनट लेकर आपको बता देता हूं कि इन्हें ही वोवेल्स क्यों कहते हैं, बाकी को कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं। तो जब आप इनका प्रोनाउंसिएशन करोगे A E I O U, तो आप देखोगे कि आपके मुंह के अंदर मुंह का कोई भी पार्ट एक दूसरे को टच नहीं करता, ना लिप्स टच करते हैं, ना जो आपकी टंग है वो टच करती है किसी पार्ट को, ना ऊपर टच करती है ना नीचे टच करती है। तो सीधी सी बात है, बस इनकी आवाज निकल कर आती है। जैसे हमने बोला ए, तो जीभ ऊपर भी टच नहीं कर रही, नीचे भी टच नहीं कर रही, मुंह के हमारे जो लिप्स हैं वो भी टच नहीं कर रहे, और हम आसानी से ए को बोल पा रहे। अगर हम बात करें बी, तो सबसे पहले हमारे लिप्स टच करते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि वोवल को जब आप प्रोनाउंसिएट करते हो तो मुंह का कोई भी पार्ट एक दूसरे को टच नहीं करता, कॉन्सोनेंट में टच करते हैं, तो इसीलिए इन्हें वोवल्स कहा जाता है। अच्छा जी, अब इसका जवाब, अगर इसकी जवाब की बात करें हम, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सबका जवाब एक जैसा होने वाला है, मेरा, आपका और हर इंसान का जिसको पता है कि इंग्लिश के अंदर वोवेल्स क्या होते हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। 3 ही स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताई हैं, पहली बताई है, दूसरी बताई है, तीसरी बताई है, और मेरे विचार से आपको सेट की डेफिनेशन पता लग चुकी है। ये सोच रहे हैं कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। लिखा हुआ है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो है ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है और अच्छी तरह से परिभाषित होता है। अच्छी तरह से वेल डिफाइंड का मतलब कि हर इंसान का जवाब सेम होगा, अलग नहीं होगा। अगर जवाब अलग है तो वो सेट नहीं है, अगर जवाब अलग है तो वो सेट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं पहले ही क्वेश्चन की, पहली ही स्टेटमेंट की, और मैं कहूं कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 में मैंने 8 भी शामिल कर दिया और आपके में 8 शामिल नहीं है, तो अगर मैंने कहा ये है, अगर मैंने कहा हमारा कलेक्शन ये होगा और आपने कहा कि सर 8 नहीं आएगा, तो आपका जो कलेक्शन है वो अलग है, मेरा कलेक्शन अलग है, तो अब इसको सेट नहीं कहेंगे। ये बात आपको समझनी है। इनफैक्ट हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे और उसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनको देखकर आप बताओगे कि ये सेट है और नहीं है। तो सिंपल सी बात तो ये है कि ये आपके पास एक सेट है। इनफैक्ट जो यहां मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रखी हैं वो सारी सेट ही लिए हैं, ऐसी कोई स्टेटमेंट ली ही नहीं है जो आपके पास सेट नहीं है। बढ़ते हैं चौथी स्टेटमेंट की तरफ। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। 210 का जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे, अब आप सोच रहे होंगे कैसे निकालना है, तो इस तरीके से निकालना है 210 के प्राइम फैक्टर। आपको पता है जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना होता है, और प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? हमारे प्राइम नंबर ये होते हैं, 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद 11 होता है। ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं वो आपके प्राइम नंबर होते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। तो
जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मैंने देखा कि सबसे पहले ये नंबर हमारा 210 से, माफ करना, 2102 से डिवाइड होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें 2 को चूज करना है और उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 105 हमें मिला। फिर मैंने देखा कि अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड किया तो 3 3 सा 9, 3 5 सा 15। फिर हमारे पास 35 है तो मैंने चेक किया कि 35 5 से डिवाइड हो गया और 7 आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर जो मुझे और आपको मिले हैं वो एक तो है 2, यस 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। देख सकते हैं आप 2 3 5 7। और हर इंसान का जवाब यही होगा। अगर पूछा जाए मेरा जवाब क्या है 2 3 5 7, कि 210 के प्राइम फैक्टर जो होते हैं, सिर्फ प्राइम की बात की है, सारे फैक्टर की नहीं। आपको प्राइम फैक्टर की बात की है तो सिर्फ प्राइम नंबर ही निकालने या प्राइम फैक्टर ही लेने। तो हर किसी का जवाब ये होने वाला है, हर किसी का जवाब क्या होने वाला है 2 3 5 एंड 7। 2 3 5 और 7 क्या है, आपके ऑब्जेक्ट हैं और एक से ज्यादा हैं, एक भी हो सकता है। सेट में आप ये मत समझकर चलना कि सेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं और इनका कलेक्शन है और ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब हर किसी का आंसर यही होगा। किसी से भी आप पूछो कि 210 के आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो मेरा आंसर ये है, आपका भी ये होगा, किसी आपके फ्रेंड का भी ये होगा, आपके ग्रुप का भी ये होगा। इनफैक्ट हर बंदे का आंसर ये होने वाला है। तो इसीलिए ये आपके पास एक सेट है। क्यों है सेट? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हम आपको ऐसे एग्जाम्पल लेकर भी बताएंगे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन की लिस्ट में नहीं आते। आप वेट करें, पेशेंस रखें, कॉन्सेप्ट सारे बताएंगे आपको। पांचवें पार्ट की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने फैक्टराइज करना सीखा है, 9th क्लास के अंदर भी सीखा है, 10th क्लास के अंदर भी सीखा है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको सॉल्व करना नहीं आता तो इसके लिए भी मैं एक्सरसाइज रेफर कर रहा हूं। एक्सरसाइज आप देखें, एक्सरसाइज क्लास 9th की 2.4 एक्सरसाइज देखें और उसका क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना पड़ेगा। और आप इतना देखने के बाद आप समझ लो कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि हम तो यहाँ पे सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारा टारगेट ये नहीं कि इसको सॉल्व करें। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन 2 और 3 आपको मिलने वाला है। दो ही सॉल्यूशन है और दुनिया के हर बंदे का सॉल्यूशन, जिसको इसको सॉल्व करना आता है, उसका सॉल्यूशन यही होगा 2 और 3, इसके अलावा नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये भी आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि मेरा आंसर, आपका आंसर, हर बंदे का आंसर 2 और 3 होगा, अलग नहीं होगा या डिफरेंट नहीं होगा। तो ये अगर एक जैसा है तो आपको पता है क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। और सेट की डेफिनेशन क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैंने इसमें 5 भी ऐड कर दिया तो अब ये सेट नहीं रहा, अब ये सेट नहीं रहा, क्योंकि मैं आंसर निकालूंगा, मेरा आएगा 2 और 3, आप निकालोगे आपका आएगा 2 और 3, और क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर है 2 3 और 5, तो इसका मतलब ये गलत है। आंसर तो आ रहा है 2 और 3 और कलेक्शन में 5 भी है, कलेक्शन में 5 भी है। अब ये वेल डिफाइंड नहीं रहा क्योंकि मेरा 2 3 आ रहा है, आपका 2 3 आ रहा है। कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि 2 भी होगा, 3 भी होगा और 5 भी होगा, जिनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना नहीं आता। तो अगर वो ऐसा सोच रहे तो गलत सोच रहे हैं। अगर हमने ये लिया है तो ये हमारे पास अब सेट नहीं रहा। सेट कब है? अब ये सेट है। ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्होंने कहा है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को आपको लेना है और पॉजिटिव इंटीजर लेने। अब इंटीजर के लिए अगर मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया, वहां से आपने देखे होंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स अगर आपने देख लिए तो पॉजिटिव इंटीजर में हमें
पॉजिटिव इंटीजर को लेना और इवन पॉजिटिव इंटीजर लेनी है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर आपके पास 2 है। हालांकि अगर हम 0 की बात करें तो 0 भी हम पॉजिटिव इंटीजर में ही लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है। अब यहाँ भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है और सबका आंसर यही आने वाला है। सबका आंसर यही आने वाला है, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। माफ करना, मैंने अभी आपको बताया था कि 0 है वो हम जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर में दिखाते हैं, ये बात सही है, दिखाते हैं। बट एक बात ये भी आप याद रखना कि 0 आपका ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, नाइदर नेगेटिव इंटीजर नोर पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आप इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो आप ये लेकर चलें, 0 को शामिल आपको नहीं करना है क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है। तो 2, 4, 6 उसके बाद होगा 8, उसके बाद होगा 10 और उसके बाद आपके नंबर्स आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। यस, नंबर हमारे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। देखते हैं इसमें कोई स्टेटमेंट हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है इस स्टेटमेंट में। यस, इन्होंने कहा है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर आपको लेने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, इस वजह से हम इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन हमने अधूरा लिखा है और इसमें कहा है लेस देन 7, 7 से छोटे आपको इंटीजर लेने हैं, इवन इंटीजर लेने हैं और 7 से आपको छोटे लेने हैं। अब दोबारा से देखना हमें क्वेश्चन क्या कहा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं और 7 से छोटे लेने हैं। तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो 7 से बड़ा हो जाता है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। मेरा जवाब ये, आपका सबका जवाब ये होगा। अगले की बात करें, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। इन्होंने कहा है कि आपको वो नंबर लेने हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं और वो सारे नंबर आपको नेचुरल नंबर लेने हैं। तो उन नंबर्स की अगर बात करें तो मैं 1 से 42 को डिवाइड कर दूंगा, 2 से भी डिवाइड कर दूंगा, 3 से, 6 से, 7 से, 14 से, 21 से, 42 से। तो हर किसी का जवाब यही आने वाला है, अलग नहीं आएगा। इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी स्टेटमेंट आपके सामने रखी सेट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। और क्यों ना रखते, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट बुक में तो लिखा हुआ है फंडामेंटल पार्ट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और आपको अच्छे से समझना है। अगर ये क्लियर तो रिलेशन और फंक्शन क्लियर, और वो आपके थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर हैं। इसलिए तो हमने आपको बताया सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब आपके समझ में डेफिनेशन मेरे विचार से आ चुकी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेट के बारे में थोड़ा सा और, कि इसको डिफाइन तो करना सीख लिया कि इसको डिनोट कैसे करना है। इससे पहले अच्छा जी, अब एक बात और बता देते हैं आपको। हालांकि मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि क्लास 9th में आपको जाना है, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखना है। सबसे पहले बताया मैंने नेचुरल नंबर्स को वहां लिखते थे हम, पूरा लिखते थे नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे एक आपको सिंबल दे दिया है, +1 से फायदा ये हो गया कि आपको एक सिंबल दे दिया। 10th क्लास तक आप क्या पढ़ते थे, अगर नेचुरल नंबर है
नेचुरल नंबर है तो आपको लिखना पड़ता था, नेचुरल नंबर्स आपके ये हैं 1 2 3 4 5। बट जैसे आप +1 में पहुंचे, आपने तरक्की की और आप +1 में पहुंचे, +1 में पहुंचने के बाद आपको एक बेनिफिट ये हो गया कि आप इसको अब डिनोट कर सकते हो n से। इसी प्रकार से होल नंबर को आप डिनोट कर सकते हो z से। इसी प्रकार से इंटीजर्स को आप माफ करना, होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं, माफ करें, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं और इंटीजर को हम डिनोट करते हैं z से। z जो सिंबल आपको अगर दे दिया तो इसका मतलब है कि हमारे इंटीजर्स की बात हो रही है। और अगर नेगेटिव इंटीजर है तो अगर इसके ऊपर ऐसे माइनस का साइन है तो इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव इंटीजर। और अगर z के ऊपर पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा जी, इंटीजर्स के बाद क्या आते हैं आपके नंबर? रेशनल। रेशनल को डिनोट करते हैं q से। q का मतलब है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम अब तक लिखते थे रेशनल नंबर, बट अब आपको डिनोट करना सिखा रहे हैं कि आपका कैपिटल लेटर Q है उससे रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। सिमिलर तरीके से अगर Q आपने पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, और अगर Q नेगेटिव लिया है तो आपके नंबर कैसे होंगे? आपके नंबर होंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। इसके बाद आते हैं आपके इरेशनल। देखते हैं क्या इरेशनल के बारे में इन्होंने दिखाया है। हालांकि यहाँ पे नहीं बता रखा, बट ये आगे बताएंगे, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। T से हम डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर को। T से हम डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर को, और इन सारे नंबर्स को आपको पता है रियल नंबर्स कहा जाता है, और रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं। इन सारे नंबर को रियल नंबर्स कहा जाता है और रियल नंबर्स को R से डिनोट किया जाता है। अच्छा जी, ये बहुत फास्ट हमें बताना था, आपको बता दिया। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पे जाएं, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से चीज़ों को। अब हम देखते हैं कुछ और सेट के बारे में। अब हम बताते हैं आपको कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट को डिनोट कैसे किया जाता है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल और लिया है, और वो सेट है या नहीं है ये हम आपसे पूछने जा रहे हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल और लिया है और वो आपसे कहा है आपको बताना है कि वो सेट है या नहीं है, क्योंकि अब तक जो मैंने स्टेटमेंट आपके सामने रखी थी वो सारी सेट की स्टेटमेंट थी। अब हम ऐसे स्टेटमेंट लेने जा रहे हैं जिससे हम बता पाएंगे कि हमारा जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारा एक सेट नहीं है। क्या एग्जाम्पल है? इन्होंने कहा एग्जाम्पल में 5 मोस्ट रिनोन मैथमेटिशियन। 5, पहली बात, 5 मोस्ट रिनोन मैथमेटिशियंस। 5 सबसे प्रसिद्ध, रिनोन है, रिनोन बोलते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति को, फेमस जो होता है। मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड है, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 5 प्रसिद्ध मैथ के साइंटिस्टों के बारे में आपको बताना है। मैथमेटिशियन बोलते हैं मैथ के ज्ञानी को, मैथ के एक्सपर्ट को। तो इन्होंने कहा है कि आपको बताना है 5 ऐसे व्यक्तियों के बारे में पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा, रिनोड का मतलब क्या है? प्रसिद्ध है। 5 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मैथमेटिशियन दुनिया के, उनके बारे में आपको बताना है। अब यहां अगर हम पूछें कि ये सेट है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये सेट नहीं है, क्योंकि मैं आपको जवाब दूंगा
मैं अपने 5 साइंटिस्ट चूज करूंगा, मैं अपनी लिस्ट में अलग डालूंगा, आप अपनी लिस्ट में अलग डालेंगे, तो हर हर व्यक्ति की लिस्ट हो सकता है अलग हो। तो इसलिए यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं बताया है कि आपको क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया है जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बता पाए कि ये हमारे जो है प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अगर ये कहते कि सन 2005 से लेकर 2008 के बीच में जितने मैथ के साइंटिस्ट हैं उनको आपको बताना है, तो देखिए जी सबकी लिस्ट एक होती, सबकी लिस्ट एक होती। 2005 और 2008 के बीच की बात कर रहे हैं हम, और पूछा है कि आपको इनके बीच के मैथमेटिशियंस को बताना है, तो सबकी लिस्ट एक होती। ऐसा नहीं है कि उस लिस्ट में से किसी एक साइंटिस्ट का नाम छूट जाता। बट यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे कहा है कि 5 प्रसिद्ध मैथमेटिशियंस को बताना है। एक साइंटिस्ट को, एक बंदा, अगर एक बंदे की बात करें हम, सपोज करो आप मेरी बात करें, तो मैं अपने 5 साइंटिस्ट उठा लूंगा, कौन से जो मुझे अच्छे लगते हैं या जिनके अंदर मुझे ज्यादा टैलेंट दिखता है, ये जो ज्यादा एक्सपर्ट थे। आपकी अगर बात करें तो आप अपने हिसाब से 5 साइंटिस्ट छांटोगे, तो वहां पे क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। आपके 5 साइंटिस्ट अलग मिल रहे हैं, मेरे 5 साइंटिस्ट अलग हैं। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन तब होता जब हर किसी का आंसर एक होता। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, आपको बताते हैं। अब कह रहे हैं टीम ऑफ 11, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है शायद, यस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 11 प्लेयर को आपको उठाना है क्रिकेट की टीम में से, पूरी दुनिया में से आपको 11 प्लेयर उठाने हैं। अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो यहाँ से डेफिनेटली समझ में आने वाला आपको, क्योंकि आप ज़्यादातर इंडिया जो है वो ज़्यादातर इंडिया मैच देखता है और मैच के बारे में आपको पता भी है, आप अच्छे से जानते भी हैं। तो मेरे विचार से आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि ये सेट है या नहीं है। अच्छा जी, कैसे पता लगेगा? हमें एक टीम लेनी है और 11 खिलाड़ी उसमें लेने हैं, क्रिकेट की टीम के लेने, पूरी दुनिया में से आप चूज करें। मान लो मैंने चूज किया, अब आपने देखा होगा चूज करने की जरूरत ही नहीं है। आईपीएल आजकल इंडिया में चल रहे हैं, तो आईपीएल अगर चल रहे हैं उसमें देखा होगा आपने, उसमें कई टीमें हैं। बेंगलोर के अंदर अलग खिलाड़ी हैं, दिल्ली कैपिटल्स के अंदर अलग खिलाड़ी हैं, और उसके अलावा हम किसी और टीम की बात करें, पंजाब के अंदर अलग खिलाड़ी हैं। तो अगर हम क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है बताने का। सपोज करो अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताने हैं दुनिया के, तो मैं कहूँगा एक तो क्रिस गेल हो गया, दूसरा विराट कोहली हो गया, तीसरा मैं कहूँगा कि क्या कहते हैं डुप्लेसिस होगा, चौथा कहा कि हमारा चौथा हमने कहा कि ऋषभ पंत हो गया, पांचवा और लिया हमने। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपने 11 बताऊंगा, मेरे 11 हैं जो वो आपसे मैच नहीं खाएंगे क्योंकि आप किसी दूसरे को बताओगे। मैं कह रहा हूं कि डुप्लेसी अच्छा खेलता है, आप कहोगे नहीं मैक्सवेल अच्छा खेलेगा। मैं कह रहा हूं क्रिस गेल अच्छा खेलेगा, आप कहोगे मैकुलम अच्छा खेलेगा। तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम डिफाइन कर पाए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मेरी टीम के अंदर जितने खिलाड़ी होंगे वो आपकी टीम से हो सकता है मैच नहीं खाएं, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ऑब्जेक्ट का, एंड
दिस इज नॉट अ सेट, ये आपका सेट भी नहीं है और ये भी आपका सेट नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने खिलाड़ियों को छांटा, जैसे यहाँ पे हमने खिलाड़ियों को छांटा, खिलाड़ियों को लेकर चले और मैंने अपने 11 खिलाड़ी लिए, मेरे आपसे मैच नहीं खा रहे, इसी प्रकार से मेरे साइंटिस्ट आपके साइंटिस्ट से भी मैच नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा गैलीलियो अच्छा साइंटिस्ट था, आप कहोगे अल्बर्ट आइंस्टाइन अच्छा साइंटिस्ट है। एक बंदा कहेगा न्यूटन अच्छा साइंटिस्ट है, तो एक कहेगा रदरफोर्ड अच्छा साइंटिस्ट है। तो वहां पर भी कोई आपका क्राइटेरिया नहीं है साइंटिस्ट को। जिन्होंने कहा है फेमस साइंटिस्ट बताने, तो फेमस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं कहूंगा कि न्यूटन ज्यादा फेमस है, आप कहोगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यादा फेमस है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये मैथमेटिशियन का जो कलेक्शन है वो हमारे पास एक सेट है? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारा जो सेट तैयार होकर आएगा, मेरा जो सेट तैयार होकर आएगा वो आपके सेट से बिल्कुल मैच नहीं खाने वाला। हो सकता है मैच खा जाए, बट कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन कर दे। अगर मैं कहूं कि 5 से छोटे इवन नंबर लिखने हैं और नेचुरल इवन नंबर लिखने हैं, नेचुरल इवन नंबर लेने हैं, 5 से छोटे लेने हैं, तो 2 और 4 ही होगा हर किसी का आंसर। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ और भी होगा। अगर नेचुरल इवन नंबर लेने हैं हमें और 5 से छोटे लेने हैं, तो हर किसी का आंसर 2 और 4 ही होगा। बट यहाँ पे ये दो कंडीशन आप अच्छे से देखें, मेरे साइंटिस्ट आपके साइंटिस्ट से मैच नहीं करेंगे, आपके साइंटिस्ट आपके फ्रेंड के साइंटिस्ट से मैच नहीं खाएंगे। तो इसलिए ये बात जो आपको बतानी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी कि इस तरह की कंडीशन में आप कहोगे कि सेट नहीं है, आपको देखना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। और भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेंगे और एक्सरसाइज में करेंगे, लेकिन यहां से पहले हम आपको डिनोट करना सिखाते हैं कि सेट को डिनोट कैसे किया जाता है, सेट को डिनोट करना कैसे है। सेट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ऑड नेचुरल नंबर का सेट था हमारा सबसे पहला 1 3 5 7 9, और ये वो सेट था जिसमें 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर हमें लेने हैं। तो ये मैंने सेट लिखा है, एक आपके सामने क्या है, सेट लिखा है। सबसे पहली बात, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सबसे पहला यहाँ पे जो आप लेटर लेंगे वो आपको कैपिटल लेना होगा। इज इक्वल टू लगाएंगे, कैसे ब्रैकेट लेना होता है आपको, इस तरह की ब्रैकेट का यूज करना है, ना कि इस वाली ब्रैकेट का यूज करना है, ना कि इस ब्रैकेट का यूज करना है। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सबसे पहले क्या, एक कैपिटल लेटर लेना आपको, अल्फाबेट में से कोई भी कैपिटल लेटर आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या, इज इक्वल टू लिखना होगा, उसके बाद ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट करना और पीछे से आपको बंद करना होता है। ये भी याद रखें कि ब्रैकेट सिर्फ ये वाला ही यूज करना है, ना आपको ये ब्रैकेट यूज करना है, ना आपको ये ब्रैकेट यूज करना है। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं हमें क्या चीज नहीं मिल रही यहाँ पे। एक और बात, ये हमारा सेट ए है और सेट ए के अंदर ये जो हमारे पास अभी अभी आपको मैंने बताया था क्या कहलाते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। दूसरी बात, इन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन्हें हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन्हीं को हम मेंबर भी कहते हैं। वैसे एक्चुअल में सबसे ज्यादा इन दोनों का यूज है और सबसे ज्यादा इसका यूज है एलिमेंट का। तो आप कंफ्यूज ना हो, 1 3 5 7 9, जैसे मान लो एक और सेट लिया मैंने, भी एक सेट लिया है और इसके अंदर इंग्लिश के अल्फाबेट डाल दिए, AEIOU। आप अच्छे से समझे, एक एलिमेंट लिखना है, कॉमा लगाना है, दूसरा एलिमेंट लिखना है, कॉमा लगाना है, कॉमे से आपको एलिमेंट को सेपरेट करना है, इस तरह से ब्रैकेट इधर भी और इधर भी ब्रैकेट के अंदर आपको बंद कर देना है। कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो ये है सेट को लिखने का तरीका, या फिर ये है सेट को लिखने का तरीका।
ये आपके एलिमेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, आप इन्हें मेंबर भी कह सकते हैं। अंदर जो हम एलिमेंट लेते हैं वो आपको स्मॉल लेटर लेने हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, और अंदर के जो एलिमेंट लेने हैं वो आपको स्मॉल लेटर लेनी है। अच्छा जी, इतना हो चुका है। उसके बाद एक सिंबल है, ये वाला सिंबल है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू। अभी बताते हैं आपको क्या मतलब है इसका। जो वन एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि वन जो है वो सेट ए के अंदर है, और अगर मैंने ऐसे लिख दिया टू डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब क्या है कि जो टू एलिमेंट है वो सेट ए में नहीं है। ये लाइन जो ऐसे जाती है इसका मतलब है एलिमेंट है, और अगर आपने इसके ऊपर ये लगा दिया तो इसका मतलब नहीं है। ठीक है जी, और एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे तो वन जो है एक एलिमेंट है, या इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, पढ़ने का तरीका आप सीखे कैसे पढ़ा जाएगा। वन बिलोंग टू ए, टू डज नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने क्या मतलब है इसका। इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। जैसे यहाँ पे 8 जो है वो है नहीं, 8 हमारे सेट ए में नहीं है। यहां से देखते हैं, मैं लिखूंगा कि जो बी है वो बिलोंग करता है वी से। बी तो इसमें है ही नहीं, तो मुझे ये नहीं लिखना बल्कि ये लिखना है, बी डज नॉट बिलोंग टू वी। और अगर ओ की बात करूं तो मुझे ओ ऐसे लिखना होगा, ओ जो है वो बिलोंग करता है वी से। इसका मतलब है ओ एलिमेंट जो है वो वी सेट के अंदर है। तो इस सिंबल का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेट की दो फॉर्म होती हैं। सेट की दो फॉर्म होती है। एक फॉर्म है रोस्टर, ये टेबुलर फॉर्म, दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। पहली फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर, या क्या बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म। दूसरी जो फॉर्म है आपकी वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसको रोस्टर के नाम से भी जानते हैं, दूसरा टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। अभी मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिए थे। पहला एग्जांपल ये लिया था, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये आपके पास जो फॉर्म है वो रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे लिख दिए जाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म भी आपको बताएंगे। अगर रोस्टर फॉर्म में आपको बताएं वोवल का सेट, तो अभी बताया था आपको ए ई आई ओ यू, ये होता है रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। ये भी आपका रोस्टर फॉर्म है। दो फॉर्म होती है, पहले आपकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है, हर एलिमेंट को लिखा जाता है। अच्छा जी, अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। अगर इसी सेट को मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसी को ऐसे लिखा जाएगा। कैसे, x such that x is a vowel in English alphabet, और ब्रैकेट को बंद कर दिया जाएगा। अच्छा जी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, इस तरीके से लिखना, या रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखना बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर क्या बात कर दी आपने।
पे आप हमने आपको बताया कि आपको एक ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वोवल हैं। हालांकि ये भी वही सेट है, बट ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आपको एक कैपिटल लेटर लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर आपको एक यहाँ पे क्या लिखना है, एक इंग्लिश का अल्फाबेट लिखना है और स्मॉल लेटर में लिखना है। जरूरी नहीं है कि आप एक्स ही चूज करें, आप चाहे तो वाई चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो जेड यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो एम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स यूज किया है तो यहाँ पे मैं वाई यूज कर रहा हूँ। वाई के बाद आपको कॉलन लगाना है। कॉलन का मतलब जो आपकी घड़ी के अंदर दो बिंदियां होती हैं, इसको कॉलन बोलते हैं। इस तरीके से आपको ऐसे डॉट्स लगाने, ये आपका कॉलन है। वाई के बाद कॉलन, फिर आपको वाई लिखना है। अब आपको बताना है वाई क्या है। वाई जो यहाँ पे है वो एक वोवल तो है। वाई इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वाई क्या बता रहा है, देखिए बहुत अच्छे से समझना है सेट बिल्डर फॉर्म को। ज्यादा टफ नहीं है, टफ समझ कर नहीं चलना, इजी है। यहाँ पे तो हर एलिमेंट को लिख दिया। यहाँ पे ये एक एलिमेंट ही इन सारे एलिमेंट को बयां कर देता है। क्या कहा है, लिखने का पढ़ने का तरीका ये है, द सेट ऑफ ऑल। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, द सेट ऑफ ऑल y such that y is a vowel in English alphabet। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो यहां से देखें एक बार फिर से। ये जो ब्रैकेट है आपका, ये स्टैंड करता है सेट ऑफ ऑल। सेट ऑफ ऑल, या ऐसे पढ़ लीजिए, द सेट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका आपको बताते हैं कैसे पढ़ना है। ऐसे पढ़ा जाएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये कॉलन है, ये बताएंगे सच दैट के लिए। सेट ऑफ ऑल एक्स आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा भी हुआ है, अच्छे से आप पढ़ना देखना चाहते हैं वहां से देख सकते हैं। आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को पढ़ना कैसे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब जब इस लाइन का मीनिंग हम देखेंगे तो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो इंग्लिश में अल्फाबेट है। तो आप गौर करें, यही तो एलिमेंट होंगे। तो मतलब आपको एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी होती है जो इन एलिमेंट को, इन सारे एलिमेंट को इसमें डाल सके। आपको एक ऐसी डेफिनेशन चूज करनी होती है, और वो डेफिनेशन क्या है, या वो स्टेटमेंट आपको लिखनी होती है कि जिससे कि कोई भी एलिमेंट छूटे नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि x जो है एक वोवल है, तो इसका मतलब ये 5 एलिमेंट है इसके अंदर आने वाले हैं, 5 से ज्यादा नहीं आएंगे। अब मैंने कहा है कि हमें लेने हैं ऑड नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑड नेचुरल नंबर लिए हैं, और कैसे लिए हैं, 10 से छोटे। अब इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सिखाते हैं। इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना बताते हैं। क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले ए लिखा जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, एक्स लिया वेरिएबल, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स। तो क्या लिखना है, एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इस तरीके से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। मतलब क्या है कि मैंने इन एलिमेंट को देखकर एक स्टेटमेंट लिखी है, और इस स्टेटमेंट का अगर हम आंसर निकालें तो यही एलिमेंट होंगे, ना कि कोई और एलिमेंट। तो एक ऐसी स्टेटमेंट आपको लिखनी होती है जिस स्टेटमेंट से आंसर आपका, अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो आंसर ये होगा, और इस स्टेटमेंट की बात करें तो आंसर ये होगा। तो ये आपकी जो ऊपर की फॉर्म है ये आपकी रोस्टर फॉर्म है, और ये नीचे की जो फॉर्म है ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरीके से
रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है, इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। ये आपका तरीका है। अच्छा जी, आपको बता दिया। एक और जल्दी से आपको एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जैसे अभी अभी हमने आपको बताया था एक एग्जांपल लेकर, और एग्जांपल लेते हैं। चीजें समझ नहीं है हमें तो, कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है। हमने एक एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल लिया था? हमने लिया था एग्जांपल कि हमारे पास एक सेट है और सेट के अंदर हमें वो एलिमेंट डालने हैं जो 42 से डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था सेट का, तो तब आपको बताया था। तो 3 भी आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद 14, 21, 42। मैंने एक ऐसा सेट लिया है। सेट ये है कि हमारे पास एक नंबर है 42, हमें उन सारे नंबर का सेट लेना है। वो सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं, और जिन नंबर से 42 आपका डिवाइड हो जाता है, मतलब भाग हो जाता है, तो वो सेट आपका ये है। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई नंबर हमने छोड़ तो नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल सही है। वैसे भी आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि कोई गलती हो गई तो वीडियो में प्रॉब्लम हो जाती है, हमें फिर से अपडेट करनी होती है। अगर आप 1 से 42 को डिवाइड करें, डिवाइड होगा, 2 से करें, 2 से डिवाइड होगा, 3 से करें, 3 से डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, 7 से, 14 से, 21 से, 42 से। एक और बात मुझे यहाँ पे याद आ गई कि अगर आप इस सेट को ऐसे ना लिखने की बजाय आप लिखते इसको 6 पहले लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 14 लिख दिया, फिर 42 लिख दिया, फिर 21 लिख दिया, तो कुछ बच्चों के दिमाग में बात चल रही होगी कि क्या सर हम इस सेट को ऐसे लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। आप एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये सेट भी सही है, ये सेट भी सही है, आप एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हो। दूसरी बात, अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक वर्ड है स्कूल, मेरे पास क्या है, एक वर्ड है स्कूल, और मुझे इसका सेट लिखना है, इसके लेटर्स एक सेट बनाना है, तो एक एस लिखा, उसके बाद एक सी लिखा, एक एच लिखा, और उसके बाद ओ लिखा, और उसके बाद एल लिखा। अब कुछ सोच रहे होंगे कि सर डबल ओ था, एक आपने छोड़ दिया। एक से ज्यादा मर्तबा जो आएगा उसको नहीं लिखना, सिर्फ नहीं लिखना, नहीं, सिर्फ एक बार लिखना है। ओ यहाँ आपका 2 टाइम से 2 बार आ रहा है, तो ओ को आपको सिर्फ एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, कैपिटल में लिखते हैं MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का मैं एक सेट बना रहा हूं एम से, तो सबसे पहले एम आया, उसके बाद ए, उसके बाद टी, उसके बाद एच, उसके बाद ई। अब दोबारा आपके पास m आया है तो दोबारा नहीं लिखना है, एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिखना है, चाहे वो 4 बार आ रहा है, चाहे 5 बार आ रहा है, सिर्फ आपको एक बार लिखना है। तो m हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, a हमारे पास आ चुका है, t हमारे पास आ चुका है, तो अब i को लिखना है, उसके बाद c को लिखना है, और उसके बाद s को लिखना है। तो इस तरीके से आपको सेट को लिखना होगा। तो हम बात कर रहे थे इस सेट की, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो आपको बतानी जरूरी थी, मैंने बता दी। तो ये हम बता रहे हैं अब आपको। एक बार और बताते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है और वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर नहीं, माफ करना जी, रोस्टर फॉर्म में है, तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है। देखिए जी, हमारे पास एक सेट है, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। मैंने आपको बताया कोई भी वेरिएबल उठा लीजिए, अब की बार हमने जेड लिया है वेरिएबल, क्या लिखना होगा, जेड। अब हमें एक ऐसी लाइन लिखनी है, एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है, उस स्टेटमेंट से बस यही एलिमेंट सेट में लिए जाए। तो अगर मैं लिखूं कि जेड जो है वो एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है, विच डिवाइड्स
डिवाइड्स 42। हो गया हमारा काम। क्या लिखा है कि z जो है हमारे पास एक नेचुरल नंबर है और वो 42 को डिवाइड करता है। अब जब आप इस स्टेटमेंट का आंसर लिखेंगे, क्या यही नंबर नहीं आएंगे? एग्जैक्टली यही नंबर आएंगे, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर यही तो बात लिखी है कि हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 42 को डिवाइड करता है। जब हम नेचुरल नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, डिफिकल्ट काम नहीं है। आप होपलेस नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम एक बार चेक कर लेते हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं रह गया जो आपको बताना हमने छोड़ दिया हो। यस, नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो एक्सरसाइज 1.1 से पहले के आपको सारे कॉन्सेप्ट हमने बता दिए हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का हम इसको इंट्रोडक्शन बोलेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अगर एक्सरसाइज भी आपको अभी कराने लगे तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी होगी, तो हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, और वहाँ पे सिर्फ हम एक्सरसाइज ही सॉल्व करेंगे। ये जितने मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, पहले आपको कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना है, समझना है, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।